हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएससी प्रिपरेशन विद मनीष सर पर। दोस्तों, जैसा कि मैं लुसेंट का जीके बुक टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहा हूं और इसी के साथ मैंने जो इसका प्रैक्टिस बुक है, वस्तुनिष्ठ बुक है लुसेंट का, वही मैंने स्टार्ट आज से कर दिया है। तो दोस्तों, अब आपको टेक्स्ट बुक के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सब प्रिपरेशन भी आपको इसी के साथ होगी, ठीक है, ताकि आपका प्रिपरेशन होता रहे, उसमें कोई कमी ना हो पाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आपको मैथ मिल रहा है, अब जीएस भी चालू हो गया है, इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा, ओके, और रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसको बड़ा कर देता हूँ, चाहे इतना ही बड़ा रहेगा। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को साफ। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो इस इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो जाहिर सी बात है, इतिहास के तहत हम अतीत का अध्ययन करते कि नहीं? इतिहास के तहत अध्ययन किसका किया था? अतीत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? एक सेकेंड, हाँ। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? ठीक है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, इसका जवाब क्या होगा भाई? पहला ऑप्शन दिया गया थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो और होमर। तो इसका ऑप्शन होगा हेरोडोट्स, ठीक है। क्या होगा? हेरोडोट्स। तो दूसरा ऑप्शन है बी, प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स थे, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, ओके। तो इतिहास के समस्त जो भी साक्ष्य हैं, मतलब इतिहास के जो भी निष्कर्ष हैं, वो सभी युक्तिगत साक्ष्यों पर ही आधारित होते हैं। ये कहा था आपके तीसरे के भी थ्यूसिडाइडिस ने, थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। इसको नेट 11 क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। तो इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, इसको थ्यूसिडाइडिस ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्री के रचनाकार हेरोडोटस। इन्हीं को इतिहास का पिता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, इतिहास के पिता के पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता के पदवी के रूप में तो हेरोडोटस हैं। इतिहास के पिता भी मानते हैं हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस या हेरोडोट्स बोलते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये किसने कहा था? किसका कथन किसे? इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये कहा था हेगल ने। किसने? हेगल ने कहा था। इतिहास अपने आप को दोहराता है, किसने कहा था? हेगल ने कहा था, ओके। इतिहास अपने आप को दोहराता है, किसने कहा था? हेगल ने कहा था, ओके, हेगल। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, ये हेगल हो गया। 7वां क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता है। ये कथन किसका है? मतलब हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी जो है इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। सही बात है, अगर इतिहास को हम सीखते हैं तो भाई जरूर गलतियां तो नहीं करते, ओके। इसका क्या है? हेगल है। क्या है? किसने कहा था? हेगल ने कहा था।
यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये भी हीगल साहब ने ही कहा था छठे क्वेश्चन का आंसर, और सातवें क्वेश्चन का भी आंसर यही है, हीगल ही। ये कथन किसका है? समस्त इतिहास संवर्ग वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष, देखिए जब भी वर्ग संघर्ष का झगड़ा हो, शोषक और शोषित वर्ग की बात हो, तो वहाँ पे सीधे कार्ल मार्क्स की बात होती है। किसकी बात होती है? कार्ल मार्क्स की बात होती है। तो ए होगा इसका ऑप्शन, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ए। 9वां क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण, माने कार्ल मार्क्स के बारे में अपना दृष्टिकोण बताता है? हो गया। तो पहला है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ये तो ऐसा नहीं है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला, ये सही है, क्योंकि ये जब भी कार्ल मार्क्स आएंगे तो वर्ग संघर्ष और शोषक और शोषित वर्गों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 10वां, निम्नलिखित किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन? द्वंद्वात्मक मतलब होता है विरोधी, यानी शोषक और शोषित वर्गों के बीच में वर्ग संघर्ष, उच्च वर्ग के नीच वर्ग में झगड़े, इसे द्वंद्वात्मक बोलते हैं। तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में किसने व्याख्या की है? बताए थे आपको, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात आ गई कि प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया गया है? तो उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत समझाया गया है। ओके, अगला है कथन, इतिहास की विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति, बीते हुए समय की राजनीति है। ये किसने कहा है? यह किसने कहा विगत? तो इसको कहा है सीले ने। किसने कहा है? सीले ने, 12 सीले ने कहा है। ओके, समझ गए आप लोग? तो इतिहास विगत की राजनीति है, किसने कहा? सीले ने कहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये तो बड़ा हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। ठीक, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है? सूची को मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ओकशाट ने क्या कहा था? ओकशाट, तो ओकशाट ने क्या कहा था? इसका जवाब होगा 3। क्या होगा? 3। ओके, 3 होगा। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। यह सच है कि इतिहास क्या होता है भाई? अतीत के साथ बदलता है, ओकशाट साहब ने कहा था। ठीक है, ट्रेविलियन साहब ने क्या कहा था? तो पहले 1 का 3 होगा, तो यानी पहला वाला ऑप्शन सही है, 1 का 3। बी का 4 होगा तब, तो बी का 4 मतलब ट्रेविलियन ने क्या कहा? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व क्या है? वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास, ट्रेविलियन ने कहा है इतिहास का महत्व कैसा है? वैज्ञानिक नहीं है। सी है कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड क्या कहते थे? पहला इसका है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। क्या आ गया था? तो संपूर्ण इतिहास किसका इतिहास है भाई? विचारों का इतिहास है। ओके, ब्यूरी ने क्या कहा था भाई? तो जो बचा वही हो जाएगा। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। ब्यूरी ने कहा था इससे कम नहीं है और इससे अधिक नहीं है, और इससे अधिक नहीं है। ओके, तो समझ गए? ओकशाट साहब ने यस कहा, यह सच है कि इतिहास अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है।
ट्रेवेलियन ने क्या कहा, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेवेलियन ने कहा कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड ने क्या कहा, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी ने कहा इतिहास स्वतः मात्र विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। किस इतिहास दार्शनिक शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? यानी जो भी इतिहास चल रहा है वो समकालीन इतिहास है। यह किसने कहा था? ठीक है, यह किसने कहा था? तो इसका जवाब होगा बी। क्या होगा? बी, बेनेडिटो क्रोचे। बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। बेनेडिटो क्रोचे ने क्या कहा था? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। क्या है? समकालीन इतिहास है। बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। 15 है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, किसने कहा था? इतिहास जो है वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, किसने कहा था? तो इसका जवाब होगा E.H. कार ने। E.H. कार ने। E.H. कार ने कहा था इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यानी कि उनके बीच कभी ख़त्म नहीं हो सकती है वार्ता। ठीक है, वर्तमान इतिहास के बीच में E.H. कार ने कहा था। अगला है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तकार है? ये आपको याद होगा, जब मैं टेक्स्ट बुक पढ़ाया था तो वहाँ पर ये बात आई थी। ठीक है, ये बात वहाँ पर भी आई थी कि BC किसे कहा गया था, हो गया। AD किसे कहा गया था, ये बात आई थी। तो BC किसे कहा गया था भाई बताइए? बिफोर क्राइस्ट कहा गया था, हो गया। बिफोर क्राइस्ट कहा गया था, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं होती हैं उसे BC कहा गया था, ईसा पूर्व। ओके, जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल और ये सिंधु घाटी, सब ईसा मसीह जन्म के पहली घटना है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप होता है, तो ये भी बताए थे आप। मैं लूसेंट का टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें पढ़ाई गई हैं। इसी का टेक्स्ट बुक का तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक पढ़िए, क्वेश्चन जवाब दीजिए। तो तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है क्या? एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। ओके, एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी होता है इसका अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 50 ईसा पूर्व का क्या मतलब होगा? वर्ष 50 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व लिखा है। ठीक है, पूर्व लिखा है ना, ईसा पूर्व लिखा है, तो ये क्या होगा? ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, हो गया। और पूछा गया है 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, हो गया। और जिस वर्ष में 150 ईसा पूर्व आता है और जिस दशा में 150 ईसा पूर्व, ये गलत है। देखिए यहाँ ऑप्शन होगा बी, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा था ना, ये देखिएगा, ये 0 है, ये ईसा मसीह का जन्म हुआ है, और इधर से ये घटता है कि नहीं? घटेगा। मान लीजिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता 2300 ईसा पूर्व मान लीजिए जन्म लिया, तो इधर आएंगे तो घटेगा ना। मान लीजिए वैदिक काल आते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 तक, और उसका महाजनपद काल आएगा तो 600 ईसा पूर्व है। बताइए घट गया कि नहीं? ये घटा कि नहीं? ये भी ईसा पूर्व ही है, ये भी ईसा पूर्व ही है, और ये भी ईसा पूर्व ही है। ये सब BC हैं, मैं बिफोर क्राइस्ट हैं। तो ये देखिए, ये जो है इसके तुलना में घट गया कि नहीं? 1500 है, 2300 की तुलना में घटा ना। इसके आगे बढ़ता है ना, इसके आगे मान लीजिए यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, 2024 आया कि नहीं? 2024 आया, तो इधर क्या रहा होगा? ईयर से स्टार्ट हुआ होगा, 0 से 1 2 3 4 5 6 से सन बढ़ता गया होगा।
यानी ये घटा, यानी कि ये जो 50 है ना 150 ईसा पूर्व के बाद, यानी कि 150 पहले आएगा क्योंकि BC कहा है, उल्टा चलता है ना इसमें। ओके, इसका बी होगा। अगला वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? ईस्वी कहा है, ईस्वी। बताइए भाई क्या होगा? जब कोई सन आगे चलता है, जैसे मतलब 10 से हम चल रहे हैं ऊपर, तो अभी 11 कंप्लीट करेगा ना, ये 10 ऊपर चले हैं तो 11वीं शताब्दी बोलेंगे। 900 लिखा है, 912 लिख दिया जाए तो इसको ये कहाँ चलेगा? 10 ना, 10वीं को कंप्लीट तो 10वीं सदी बोलेंगे इसे। तो जो जिस पर चलेगा वो पूरा होने वाला, उसे 11वीं, उसको सदी बोलते हैं, ये 11वीं सदी कहलाएगी। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते से उत्तर बताइए। ठीक है, देखिए विक्रम संवतर, शक संवतर, गुप्त संवतर, कलिंग संवतर, ये पूछा गया, इसका जवाब आपको देना होगा, इसको आपको मिलाकर सही जवाब देना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मिलान कराना है, क्या करना है हमें मिलाना है, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। विक्रम संवत जो है ये शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब हम विक्रम संवत जोड़ते हैं, आज अगर हम जोड़ेंगे तो 58 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि ईसा मसीह के 58 वर्ष पहले की बात है ना। जैसे आज 2024 चल रहा है तो 2024 में हम 58 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या 8 4 12 2 हुआ, 5 2 7 1 8, 2082। इस समय कौन सा चल रहा है? विक्रम संवत 2082 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद शक संवत कब चलेगा? यानी पहले का तो विक्रम, ये 58 वर्ष होगा विक्रम संवत। शक संवत 78 होता है, 78 ईस्वी। यानी आज अगर हम शक संवत निकालें, ईस्वी है ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष, मतलब कि आज 2024 में से हमें क्या करना पड़ेगा? 78 वर्ष घटाना पड़ेगा, तब जाके हम पहुँचेंगे शक संवत पर। ठीक है, उसके बाद विक्रम संवत 58 है और शक संवत क्या है? 78 है। गुप्त संवत क्या भाई? इसका होगा 320 ईसा पूर्व, ईस्वी है, ईस्वी है। गुप्त संवत 320, यानी कि 2024 में से हमें क्या करना पड़ेगा? 320 घटाना पड़ेगा, तो हम क्या निकालेंगे भाई? शक संवत पे पहुँचेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसका समय चला था, अगर मान लीजिए आगे अगर गुप्त का इधर है ना, ईस्वी में ना 320 है, तो इधर ही 2024 पड़ा, तो घटाएंगे है, इतना घटाएंगे तब हम रियल में पहुँचेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया कलिंग संवत, कलि संवत। तो कलि संवत का क्या होगा? 3102 ईसा पूर्व है, सबसे पुराना ईस्वी मानता है कलि संवत 3000 ईसा पूर्व है। यानी 2024 में से हम 3102 निकालेंगे तब जा पहुँचेंगे। बहुत बड़ी बात, माइनस में चला जाएगा, यानी ईसा पूर्व फिर चले आएंगे हम। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो विक्रम संवत क्या है? 58 ईसा पूर्व है। शक संवत क्या है भाई? 78 ईसा पूर्व है। और गुप्त संवत क्या है? 320 ईसा पूर्व है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जवाब जो होगा डी वाला होगा। ठीक है, डी वाला। ओके, अब आता है विक्रम संवत प्रारंभ होता है। विक्रम संवत, अभी ऊपर आपने देखा ना 58 वर्ष, विक्रम संवत चालू हुआ था 58 वर्ष। ठीक है, 58 वर्ष क्या शुरू हुआ था? विक्रम संवत। और शक संवत कब शुरू हुआ था बताइए? शक संवत जो है 78 से पूर्व शुरू हुआ था ना। क्यों? 78 वर्ष में शक संवत शुरू हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का, एक सेकंड, शक संवत पूछ रहा है का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? बताइए। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन में कई बार पेपर में पूछा गया है और आरबी 2004 में पूछा गया है।
हो गया। और देख लीजिए एसएससी में, सीआरएफ में, डब्ल्यूबीपीएससी में, जेपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये शुरू हुआ था कनिष्क, किसके? कनिष्क के समय में, शक संवत 78 ईस्वी में। ठीक है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? हम राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर किसके आधार पर बनाते हैं? अपना नेशनल कैलेंडर। ठीक है। तो हम शक संवत को मानते हैं। किसको मानते हैं? शक संवत को, जो 78 ईस्वी में है। यानी 2024 को हमें हम 78 जोड़ेंगे तो हमारा वो शक संवत आएगा। इसी को हम राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय कैलेंडर मानते हैं। ठीक है, शक संवत को, जो 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अगला है गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? प्रारंभ का श्रेय, इसको मतलब शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, गुप्त संवत को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसको दिया जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। और आपको बताया 320 से पूर्व में 20 में होता है ना, 320, यानी 2024 में से 320 घटाएंगे तब आप गुप्त संवत कैलेंडर पहुंचेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शुरू किया था। अगला है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? यानी इसका प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? बताइए। 25 इसका होगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। इसका राज्यारोहण हुआ था और उसी के स्मारक के रूप में इसका उन्होंने क्या किया था भाई? गुप्त संवत का प्रारंभ किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े हम लोग। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है। 26 निम्न कथनों पर सही है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। ठीक है, विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो बिल्कुल सही है, विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में ही शुरू हुआ था। विक्रम संवत की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों? विक्रम संवत 58 में ही शुरू हुआ था, इसमें ईसा पूर्व में। ओके। उसके बाद आता है शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये भी सही है, दूसरा भी सही है। गुप्त संवत 319 में शुरू हुआ था। देखिए भाई, गुप्त संवत 319 में, तो 319 में शुरू हुआ, 320 आस पास की बात है, ये बात सही है, ये भी सही है। भारत में मुगल शासन का युग 1192 में शुरू होता है, ये गलत है। ठीक है, भारत मुगल शासन युग जो है, जो मुगलों का, देखिए मुसलमान शासन युग कहा गया है 1192 में, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद समझेंगे नहीं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका जो जवाब होगा आप बता सकते हैं? बताइए भाई। ए होगा। क्या होगा? ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। जैसे चंद्रगुप्त ने भी अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इसने किया था ना भाई। हाँ, गुप्त संवत ऐसे किया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? कलचुरी संवत भी कहलाता है किसके समय में? तो कलचुरी संवत को शुरू करने का श्रेय देखिए 28 हो गया, त्रैकुट संवत का था। किसको आता है? त्रैकुट को संवत का, त्रैकुटक संवत है। त्रैकुटक संवत को जाता है कलचुरियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला संवत त्रैकुटक संवत है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था? किसने? चालुक्य विक्रम संवत 29 का सी होगा। विक्रमादित्य 6 ने, विक्रमादित्य 6 ने किया था। चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य 6 ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्न किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यश प्राप्त किसको है? बताइए, किसको यश प्राप्त है
नए संवत चलाने का। ठीक है, तो ये देखिए, ये है लक्ष्मण सेन को। किसको है? लक्ष्मण सेन को। तो लक्ष्मण सेन को है क्या भाई? नए संवत चलाने का। लक्ष्मण संवत को चलाने का श्रेय किसको? लक्ष्मण सेन को है नए संवत चलाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो लेकिन नीचे मैं आंसर भी दिया हूँ आप लोग ताकि पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर देखिएगा 31, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 2009 में कहा गया है। तो 2009 में जब बात करेंगे तो शक संवत जो शुरू हुआ था, आपको सीधा 78, तो 78 में जोड़ना पड़ेगा 2009 में, कि भाई 2009 में 78 जोड़ना पड़ेगा ना। तो 2009 में 78 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2087 होगा कि नहीं? क्यों 2087 होगा कि नहीं? कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शुरू हुआ? शक संवत 2087 में शुरू हुआ। ठीक है, मतलब इसको 78 जोड़ना पड़ेगा ना हमें, 78 ईयर्स जोड़ना पड़ेगा। 78 ईस्वी में हुआ था ये, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व है, ये शुरू हुआ था शक संवत, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा ना। अरे समझ में। अगला क्वेश्चन ये है, विक्रम संवत 2070 ईस्वी सन रूपांतरित करने का मान होगा। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 32। तो 32 का क्या होगा बताइए? यहाँ पर होगा आपका 2013 होगा। तो विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूप में स्थापित करने पर मान क्या होगा? तो विक्रम संवत क्या होता है? 58 वर्ष अधिक होता है ना, आगे होता है ना। तो उससे क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा हमें। 78 ईस्वी है तो 78 घटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जब घटाएंगे आप 78 नहीं 58, सॉरी 58 घटाना पड़ता है। क्या घटाना पड़ता है? 58 घटाएंगे 2070 में से तो 2013 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसको मैं पूरा ख़त्म कर देता हूँ इस वाले पोर्शन को आज। विक्रम एवं शक संवत आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? बताइए भाई। विक्रम संवत, तो आप विक्रम संवत जानते हैं क्या है? 58 ईसा पूर्व है, बीसी है, ये याद रखिए, बीसी है। हो गया, ये बीसी है। तो और क्या भाई? शक संवत जो है 78 ईस्वी है। हो गया, एडी से बोलेंगे। तो इधर से आप कितना बचा आपका? इधर से आपका बचा आपका 42 बचा, इधर से आपका कितना है? 78 है। ठीक है, तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 तो 78 है, 8 8 16 नहीं 16 नहीं, ये क्या हो जाएगा भाई? 6 और ये 7 4 11 12 होगा। 126 पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका आंसर क्या दिया गया है? कहीं मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ? कितने वर्षों का अंतर दिया गया है? एक सेकंड, ये क्वेश्चन जो दिया गया है 33 दिया गया, सी दिया गया, सी 135 वर्ष। अच्छा हाँ, ये भी होगा, यही होगा, 135 वर्ष होगा। 78 और 42 जोड़ेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जोड़ने में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। 135 वर्ष का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, तो पुलकेशिन 1A का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित वर्ष है। यदि इसे विक्रम संवत में बताना होगा तो क्या बताएंगे? तो विक्रम संवत हो गया, तो विक्रम संवत में हम इसे कितना बताएंगे? 600 बताए, कितना बताएंगे? 600। तो उसमें 465 है और विक्रम संवत का कितना भाई बताइए?
विक्रम संवत जो है वो कितना है, 58 है, हो गया 58 है। ओके, तो उधर से हम जोड़ लेंगे तो इसको बाद हमारा कितना आएगा, 600 आ जाएगा। ठीक, 34 का ए, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शाके मतलब शक संवत क्या होगा। आपको पता होगा कि शक संवत को राष्ट्रीय हम पंचांग मानते कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, 35 वर्ष राजस्थान सरकार कैलेंडर में विक्रम संवत 2023 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो शक संवत है वो कितना है, आपका राष्ट्रीय पंचांग है, और शक संवत कितना 78 है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर वो मान लीजिए 2063 लिखा हुआ है तो इसको हम 78 जोड़ देंगे ना, क्यों, अच्छा 78 हम माइनस करेंगे, हो गया। तो शाके संवत पूछा गया है। ओके, 78 हम इसमें से क्या करेंगे, घटाना चाहिए, तो इसका आंसर दिया गया आपका 35 का सी दिया गया, सी मतलब 1928 दिया गया है, 1928। ये विक्रम संवत नहीं, कुछ और होगा तब ये, ठीक है, इसका कुछ और होगा, लेकिन ये सी कहा गया है, ठीक है। इसको हम देख के बताएंगे आप लोगों को। फिर से आगे बढ़ते हम लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसमें कर दिया गया है ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये सब राजस्थान में ज़्यादा पूछा गया है। राजस्थान एसएससी में इसका बहुत कम पूछा गया है, यूपीएससी में नेट जेआरएफ में पूछा गया है। ओके, तो आप सीधी बात ये समझिए कि जैसे मान लीजिए हम पहले उसका डेट, विक्रम संवत जो है आपका 78 क्या कहते हैं 58 है, जो विक्रम संवत है कितना है 58, विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व है, अशक संवत जो है 78 ईसा पूर्व है, 78 ईसा पूर्व है, ठीक है। और विक्रम संवत 320 या 319 मानते हैं। तो जो जैसा है उसके पीछे अगर है तो उसको जोड़ना पड़ेगा, आज के समय में 2024 में, हो गया। अगर बाद का है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। 36, पुरातत्व के स्तर विन्यास निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो 36 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 36 किसको समझने के लिए स्तर विन्यास पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को, हो गया, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने, तो स्तर विन्यास पद्धति ये है पुरातत्व में, उसको देखा जाता है हम लोग। तो अवशेष जो मिलते हैं उसी का क्रमिक निक्षेप किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। ओके, कार्बन 14 तिथि निर्धारक पद्धति का विकास किसने किया, कार्बन 14 तिथि निर्धारक पद्धति का विकास किसने किया, बताइए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 37 का, बताइए भाई। इसका होगा डी, विलियर्ड लिब्बिन है। विलियर्ड लिब्बिन ने कार्बन 14 तिथि निर्धारक पद्धति का इसने बताया था। कार्बन 14 जानते हैं हम लोग, हो गया। यही पुराने वस्तुओं को बताता है, कितना साल पुराना है कितना नहीं है, सब बताता है। अगला देखिए, काष्ठ अस्थि संघ के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। काष्ठ अस्थि संघ के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। हो गया 38, तो 38 का काष्ठ अस्थि संघ पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपनाया जाता है। तो हम लोग किसका अपनाते हैं, कार्बन 14 अपनाते हैं। 38 कार्बन 40 ही अपनाते हैं। कितने काल का है, कितना पुराना है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग 39। तो कार्बन डेटिंग अध्ययन किसका किया जाता है? ए, जीवाश्म का। किसका होता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। कार्बन डेटिंग हो गया, मतलब कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन 14 का इस्तेमाल, यही। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अंत का इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। प्रागैतिहासिक अंत का इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब 40 देखिएगा, सी, मानव में लिखना सीखा। प्रागैतिहासिक अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब क्या होता है भाई? जब यहाँ पर इतिहास का आरंभ यही जब मानव लिखना सीखना जाना, ठीक है, उसी से हम मानते हैं। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 41 का सी 600 ईसा पूर्व। क्या होता है? 600 ईसा पूर्व, क्योंकि इसी बात से महाजनपद काल होता तो हमें लिखित साक्ष्य मिलना चालू हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना लोग सीख गए थे तब तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं? इसमें यह प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता को क्यों कहते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता? ठीक है, 42। तो 42 किसने कहा? ठीक है, ए, लेखन। क्या हुआ? लेखन। इसका कारण क्या है? ऐतिहासिक, क्योंकि इसमें लिखित प्रमाण मिले लेकिन अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है। लिखित आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं? इसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 43 का आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ये 22 मार्च या अथवा 21 मार्च होगा। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग एक चैत्र मतलब पड़ता है भाई मार्च का महीने में, तो हम 22 मार्च से मानते हैं इसका 21 मार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या कर रहा है, किसने प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास को 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? हो गया, तो किसने किया था? हो गया, सिलेरियस ने किया था। ठीक है, सिलेरियस ने किया था सबसे पहले 3 भागों में बांटकर। 45 निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? 45 हो गया, गुप्त संवत। तो गुप्त संवत के बारे में सबसे पहले सूचना किसने दी थी? 45। जो इसके समय में विदेशी यात्री कौन आया था? अल-बिरूनी आया था। क्यों, कौन आया था? अल-बिरूनी आया था। इसने बताया था गुप्त संवत के बारे में। अच्छा, इसके बाद में बताया था, ठीक है, आए थे दूसरे कोई, लेकिन अल-बिरूनी बताया था गुप्त संवत के बारे में। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट आप लोग का समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि पूरा बुक ख़त्म करना चाहते हैं, ये वस्तुनिष्ठ बुक, ठीक है, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए ताकि आप पूरी पढ़ाई यहाँ से कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।